नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल अरुणाचल न्यूज फैक्ट बस्टर 24/7 में। हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख 14 अप्रैल 2025, दिन सोमवार, हिंदी तिथि द्वितीया। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, एक तो आज अम्बेडकर जयंती है। आज ही के दिन भारत के संविधान निर्माता भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म हुआ था। ये देश के पहले कानून मंत्री भी बने और ये अपना पहला लोकसभा चुनाव भी हार गए थे। 1891 में आज ही के दिन 14 अप्रैल को मध्य प्रदेश इंदौर के महू में भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ था और 1956 6 दिसंबर को दिल्ली में अम्बेडकर जी का निधन हुआ। भारत में सामाजिक और जाति भेदभाव को मिटाने के लिए इन्होंने अपने जीवन में महत्वपूर्ण योगदान दिए। इनके जीवन से हमें कई सीख मिलती हैं। इनका कहना था कि मुझे वो धर्म पसंद है जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व सिखाता है। हम सबसे पहले और अंत में भारतीय हैं। बहुत ही अच्छी सोच थी इनकी। और दोस्तों, आज अम्बेडकर जयंती के मौके पर शेयर बाजार से लेकर बैंक, स्कूल, कॉलेज, सरकारी दफ्तर सब कुछ बंद रहेंगे। आज 14 अप्रैल को संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 134वीं जयंती है और इस मौके पर देश भर की अलग अलग राज्य सरकारों की तरफ से सार्वजनिक अवकाश यानी छुट्टी घोषित की गई है। एक तो आज स्टॉक मार्केट भी बंद रहेगा, शेयर बाजार में कामकाज नहीं होगा। इसके अलावा 14 अप्रैल को कई राज्यों में बैंक भी बंद रहने वाले हैं। अधिकतर राज्यों में बैंकों की छुट्टी रहेगी। बाकी इन 7 राज्यों में आज दूसरी वजह से बैंक हॉलीडे रहेगा। हालांकि इन 8 प्रदेशों में आज बैंक खुले रहेंगे आरबीआई के बैंक हॉलीडे कैलेंडर के मुताबिक। और कई सारे राज्य हैं जहां स्कूल और सरकारी ऑफिस वगैरह बंद रहेंगे। देश के अधिकतर राज्य सरकारों ने आज अवकाश घोषित कर रखा है और अम्बेडकर जयंती के मौके पर सभी राज्यों में अलग अलग जिलों में कई कार्यक्रम भी आयोजित होंगे। देश की राजधानी दिल्ली में भी डॉक्टर अम्बेडकर जयंती के मौके पर मैराथन का आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हरी झंडी दिखाई। वहीं कुछ राज्यों में तो आज सरकारी हॉस्पिटल की ओपीडी वगैरह में भी छुट्टी रहेगी। ओपीडी का टाइम कम रहेगा। तो भारत के संविधान निर्माता, भारत रत्न से सम्मानित डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को जयंती के मौके पर सत सत नमन करते हुए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अब अपन खबरों में। देखिए, पहली खबर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ की वजह से दुनिया भर में जो व्यापार युद्ध की आशंका चल रही है, इस बीच अब ब्रिटेन सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। आर्थिक विकास के लिए 89 उत्पादों को आयात शुल्क से हटा दिया है। यानी ब्रिटेन देश ने टैरिफ को बिल्कुल ही हटा दिया 89 प्रोडक्ट पर। और वह देखिए, कार्नेगी ग्लोबल टेक समिट में विशेषज्ञों ने भी कहा कि टैरिफ पर 90 दिनों की रोक एक अवसर है। विशेषज्ञ बोले कि यूएस के साथ एफटीए पर विचार करे भारत। और भारत की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री पर भी एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि इसका राजस्व साल 2030 तक दुगना होकर 108 बिलियन डॉलर तक पहुंच सकता है। यानी सेमीकंडक्टर उद्योग में भारत में आने वाले कुछ सालों में तेजी से ग्रोथ देखने को मिलेगी, है ना। और ऑटो पार्ट्स का उत्पादन भी बढ़ेगा भारत में। यूबीएस की रिपोर्ट में ये जानकारी सामने आई है। चलिए अगला अपडेट देखिए। आपकी हेल्थ को लेकर एक वैज्ञानिक रिसर्च सामने आ रही है कि 6 घंटे से नींद कम लेने वाले लोगों पर वैक्सीन का असर भी कम होता है। हालिया वैज्ञानिकों की स्टडी में चौंकाने वाला खुलासा सामने आ रहा। नींद की कमी आपकी सेहत पर गंभीर रूप से प्रभाव डाल सकती है। जो लोग रोजाना 6 घंटे से कम नींद लेते हैं, उनके ऊपर वैक्सीन और मेडिकल दवाइयां भी कम असर करती है और आपकी एंटीबॉडीज भी कम होती है। क्योंकि दोस्तों, आजकल की भागदौड़ भरी लाइफस्टाइल में खास करके जिन लोगों का वर्क शेड्यूल तय नहीं होता, नाइट शिफ्ट में काम करने वाले लोगों को भी नींद का शेड्यूल सही नहीं होने की वजह से पर्याप्त योजना बनानी चाहिए। और आपकी हेल्थ को लेकर एक और रिपोर्ट देखिए। बच्चे हो या वयस्क, किसी को भी हो सकता है हार्ट अटैक। मोटापे के शिकार लोगों में हार्ट अटैक का खतरा और भी ज्यादा होता है। हृदय रोग से संबंधित बीमारियों का खतरा अब किशोरों को भी अपना शिकार बनाता जा रहा है। पिछले कुछ वर्षों के आंकड़े देखे तो पता चलता है कि 20 साल से कम उम्र के लोगों में भी हृदय से संबंधित समस्याएं जैसे हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट के मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश इंदौर में भी एक मामला सामने आया था, जहां आईआईटी की तैयारी कर रहे एक 18 साल के छात्र की हार्ट अटैक से मौत हो गई। 11वीं में पढ़ता था अभी तो छात्र। तो ऐसे बढ़ते मामलों को देखते हुए अब वैज्ञानिक इस पर भी रिसर्च कर रहे हैं। देखिए, इन हालातों पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ क्या कहते हैं। नेशनल सेंटर फॉर हेल्थ स्टेटिस्टिक्स एनसीएचएस के आंकड़ों के मुताबिक न सिर्फ हमारे भारत में बल्कि दुनिया भर में, अमेरिका वगैरह में भी इन मामलों में काफी बढ़ोतरी हुई है। और इसके पीछे एक सबसे बड़ी वजह बताई जाती है मोटापे की समस्या। तो आप अपने वजन को कंट्रोल रखें, रोजाना थोड़ा बहुत घूमे फिरे, वॉक करें, एक्सरसाइज करें, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा ऐलान किया। बोले कि अब पेट्रोल पंप चलाएंगी सहकारी समितियां। बीते दिन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह और यहां उन्होंने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि सहकारी समितियां अब हमारे देश में पेट्रोल पंप भी चलाएगी, गैस बांटेगी। उन्होंने कहा कि एमपी में काफी संभावनाएं हैं। सांची और एनडीडीबी के बीच एक एमओयू भी साइन हुआ। वहीं इस मौके पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी घोषणा की। कहा कि सरकार गौ माता का दूध खरीदेगी और किसानों की जिंदगी को बेहतर बनाएगी। वहीं मध्य प्रदेश में दुग्ध सहकारी समितियों की संख्या भी 6000 से बढ़ाकर 9000 की जाएगी। राज्य के पशुपालन डेयरी मंत्री की तरफ से यह घोषणा की गई। वैसे दोस्तों, पेट्रोल डीजल को लेकर एक चौंकाने
वाली रिपोर्ट सामने आ रही है कि अभी आजकल के दिनों में पेट्रोल डीजल फ्यूल पर 15 रुपए प्रति लीटर तक कमा रही है कंपनियां, लेकिन फिर भी ईंधन की रेट घटा नहीं रही है कंपनियां, क्योंकि दोस्तों अभी कच्चा तेल जो है ना, क्रूड ऑयल, वो 4 साल के सबसे निचले स्तर पर चल रहा है। इंटरनेशनल लेवल पर भी कच्चे तेल के दामों में भारी गिरावट हुई है। तो आजकल तेल कंपनियों की ऐतिहासिक कमाई हो रही है, लेकिन ये कंपनियां ये फायदा ग्राहकों को नहीं दे रही है। कंपनियां चाहे तो पेट्रोल डीजल 5-10 रुपए तक भी सस्ता हो सकता है। बीते 4 सालों में कच्चा तेल $37 प्रति बैरल तक सस्ता हुआ, जबकि पेट्रोल के दाम 9 रुपए प्रति लीटर तक ही घटे हैं। ये कुछ डेटा भी आप देख सकते हैं। चलिए बैंकिंग न्यूज से खबर देखिए। भारतीय स्टेट बैंक SBI ने एफडी की ब्याज दरों में कटौती की। अब 1 साल की एफडी कराने पर आपको 6.70% ही ब्याज मिलेगा। और भी अलग अलग टाइम पीरियड की SBI की एफडी के इंटरेस्ट रेट क्या चल रहे हैं आप देख सकते हैं। 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल तक की एफडी की ब्याज दरें। और SBI के अलावा हाल ही में केनरा बैंक की तरफ से भी एफडी की ब्याज दरों में बदलाव किया गया। अभी एक दिन पहले मैंने आपको बताया था। केनरा बैंक अभी अधिकतम 0.8% तक का ब्याज दे रहा है। इसकी भी रेट लिस्ट आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और भी दोस्तों RBI द्वारा रेपो रेट में कटौती के बाद हाल ही में कई सारे बैंकों ने, में देखिए आप, भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि निकल कर आ रही। भारत ने पहली बार दुनिया को दिखाया अपना लेजर हथियार, जो कि दुश्मन के ड्रोन को पल भर में ही मार गिरा सकता है। जी हां दोस्तों, हमारे देश ने पहली बार 30 किलोवाट लेजर आधारित हथियार प्रणाली की क्षमता का प्रयोग किया, जो कि फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट, मिसाइल और स्वार्म ड्रोन को भी मार गिराने की क्षमता रखता है। इसका प्रदर्शन करके भारत अमेरिका, चीन और रूस के बाद चौथा ऐसा पावरफुल देश बन चुका है। अब दुश्मन के ड्रोन और मिसाइलों को मार गिराना आसान होगा। जहां दुनिया भर में दोस्तों हालात अभी अनिश्चितताओं के चल रहे हैं, ट्रेड वॉर चल रही है, इजराइल ईरान जंग, रूस यूक्रेन जंग, इस बीच भारत ने अपनी ये सैन्य ताकत क्षमता दिखाकर दुनिया भर के देशों को चौंका दिया। भारत को स्टार वॉर्स जैसा स्वदेशी लेजर वेपन मिल चुका है, जो कि 5 किलोमीटर ऊपर उड़ रहे ड्रोन को भी चंद सेकंड में जलाकर राख कर सकता है और इनके सिग्नल भी जाम कर सकता है। तो ये वाकई में हमारे देश की एक अच्छी और नई उपलब्धि है। चलिए अगला अपडेट देखिए। फिर विवादों में आए तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि। जय श्री राम का नारा लगवाने पर अब इनके पद से हटाने की भी मांग उठने लगी है। दरअसल बीते दिन तमिलनाडु गवर्नर ने एक कॉलेज में संबोधन के दौरान जय श्री राम का जय घोष लगवाया, तो कांग्रेस ने प्रतिक्रिया करते हुए कहा कि यह निंदनीय है। राज्यपाल RSS और भाजपा की भाषा बोल रहे हैं, इसलिए अब इनको पद से हटाने की भी मांग उठने लगी है। वहीं खबर देखिए, भारत लाए हुए आतंकी तैवूर राणा के वॉइस सैंपल लेगी अब NIA। राणा की मंजूरी जरूरी होगी। हेडली की मदद करने वाले एम्प्लॉय B को सामने बिठाकर होगी पूछताछ। और एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है कि हमारे देश में हुई ऑनलाइन ठगी की 95% रकम अभी तक भी बैंकों ने ग्राहकों को नहीं लौटाई है। कोर्ट के आदेशों के इंतजार में ये रकम ब्लॉक पड़ी हुई है। बीते 3 साल में 22 गुना तक बढ़ी है साइबर क्राइम और ऑनलाइन धोखाधड़ी की घटनाएं। पिछले 3 साल में साइबर ठगी का शिकार होने से बची 87 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की राशि में से सिर्फ 4 करोड़ रुपए यानी महज 5% उपभोक्ताओं को ही उनकी राशि वापस मिल पाई है। बैंकों में ठगी की ब्लॉक राशि लगभग 22 गुना तक बढ़ चुकी है। आए दिन इस तरह के साइबर फ्रॉड के मामले काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं और इनसे बचाव के लिए आप भी इन बातों का ध्यान रखें। मैं आपको रोजाना सतर्क करता रहता हूँ, राइट। और एक चौंकाने वाली रिपोर्ट देखिए आप, हमारे देश में केरल राज्य में सबसे ज्यादा बुजुर्ग लोग हैं। यहाँ तो बुजुर्गों की संख्या इतनी है कि केरल सरकार ने यहाँ अलग से एक बुजुर्ग आयोग भी बना दिया है। राज्य के 21 लाख से भी ज्यादा घरों में सिर्फ बूढ़े दादा दादी रहते हैं। हालांकि सबसे ज्यादा शिक्षित राज्यों में से भी एक है केरल राज्य, जहाँ 94% आबादी शिक्षित है। लेकिन देश में सबसे ज्यादा बुजुर्ग भी केरल में ही रहते हैं। यहाँ की कुल आबादी के लगभग 16.5% लोग बुजुर्ग हैं, जिनकी आयु 60 साल से ज्यादा है। इनमें से भी 11% 80 साल या इससे भी ऊपर है। बाकी केरल के अलावा कुछ और राज्यों में भी ये आंकड़े आप देख सकते हैं। कुछ केरल के बाद सबसे ज्यादा फिर मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, महाराष्ट्र वगैरह में है ना। चलिए वक्फ संशोधन विधेयक के विरोध को लेकर कुछ बड़ी खबरें देखिए आप। अब AIMPLB यानी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने 19 अप्रैल को हैदराबाद में जनसभा करने का भी फैसला किया है। मुस्लिम नेता असुद्दीन ओवैसी ने कहा कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्यों के साथ साथ दोनों राज्यों के अन्य मुस्लिम संगठन भी इस जनसभा में भाग लेंगे और 19 तारीख को इस संबंध में एक बैठक आयोजित होगी। वक्फ कानून पर असुद्दीन ओवैसी ने बयान देते हुए कहा कि हम आंदोलन को और तेज करेंगे, लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। इधर पश्चिम बंगाल में तो वक्फ कानून पर सबसे ज्यादा हिंसा चली रही है। अब धुलियान से भी 500 लोगों का पलायन हुआ। मालदा के स्कूल में शरण ली इन लोगों ने आरोप लगाए कि विरोध करने वाले लोगों ने इनके घर जला दिए, इनके पानी में भी जहर मिला दिया। अब तक पश्चिम बंगाल में 3 लोगों की मौत हो चुकी है, 15 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हैं, जबकि 150 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। विरोध कर रहे लोगों ने गाड़ियां जलाई, दुकानों और घरों में भी तोड़फोड़ की और लूट के मामले भी सामने आए। वहीं इधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा कि वक्फ के नाम पर लोगों को गुमराह किया जा रहा है, घरों से खींचकर उनकी हत्या की जा रही है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद हिंसा पर बोले CM योगी। और देखिए हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने भी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के विरोध में कहा कि हिंसा करना तो उनका शौक है, एक्शन फिल्म जैसी हो रही है अभी बंगाल की स्थिति। और आतंकी तैवूर पर भी वो बोले कि अब तोते की तरह उगलेगा राज। हरियाणा के अंबाला में राज्य के ऊर्जा और परिवहन श्रम मंत्री ने वक्फ बिल को लेकर पश्चिम बंगाल में चल रही हिंसा को लेकर ये मुख्यमंत्री पर निशाना साधा। अभी पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में तो इंटरनेट सेवाएं भी बंद पड़ी हैं, 150 से ज्यादा लोगों का अरेस्ट भी हो चुका है। वहीं इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट से संबंधित भी खबर आ रही कि हिंदुओं और गैर मुस्लिमों की संपत्ति पर वक्फ कानून में जारी आदेश बेअसर हो।
इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका भी दायर की गई है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट वक्त कानून को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं पर अब 16 अप्रैल को सुनवाई करेगा। तो आज कितनी 14 हो गई, परसों 16 तारीख को पता चल जाएगा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा क्या क्या फैसले सुनाए जाते हैं इस मुद्दे पर, है ना। चलिए फिलहाल देखिए अगली खबर। पॉलिटिक्स से एक और अपडेट आ रहा। उत्तर प्रदेश में मायावती ने 40 दिन बाद अपने भतीजे आकाश को माफ किया। बसपा में उनकी वापसी कराई और बोली कि उत्तराधिकारी तो नहीं बनाऊंगी, ससुर की गलतियां माफी लायक नहीं है। वहीं खबर है दोस्तों, संविधान संशोधन सुप्रीम कोर्ट करेगा तो सदन क्या करेंगे। केरल के राज्यपाल बोले कि संविधान में बिल पर निर्णय लेने की समय सीमा नहीं है। और हरियाणा सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। राज्य में पंचायती जमीन पर 20 साल से बसे परिवारों को मालिकाना हक मिलेगा। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, जो कि हरियाणा के पूर्व सीएम भी रह चुके हैं, उन्होंने खुद इस बात की घोषणा की है कि जिन परिवारों के पास 500 वर्ग गज तक के मकान है और अगर वो 20 साल से वहां पर रह रहे हैं तो फिर उन्हें ये अधिकार दिया जाएगा। कुछ हादसों की खबरें देखिए दोस्तों। उत्तर प्रदेश के संभल में रोडवेज और प्राइवेट बस की आमने सामने टक्कर हुई। 25 से ज्यादा यात्री घायल हो गए, 3 की हालत गंभीर है। वहीं छत्तीसगढ़ में भी एक बड़ा हादसा हो गया। 20-22 लोगों से भरी पिकअप नहर में गिर गई। 4 लोग अभी भी लापता है। एक महिला का शव बरामद हुआ। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में यह घटना हुई। मैं कहता हूँ ना, आपको रोजाना हमेशा गाड़ी धीरे चलाया करो यार। चलिए टेक न्यूज से खबर आ रही है। वन प्लस कंपनी भारत में 6000 करोड़ का निवेश करने जा रही है। प्रोजेक्ट स्टारलाइट पर वन प्लस के सीईओ बोले कि भारत में ड्यूरेबल डिवाइस, कंज्यूमर सर्विस और इंडिया सेंट्रिक फीचर्स पर हमारा फोकस है। बहरहाल अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों अपन, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी गुजारिश, और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल अरुणाचल न्यूज फैक्ट बस्टर 24/7 को फॉलो करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर तो देखिए दोस्तों, अभी भी अगले 2 दिन तक मौसम विभाग की तरफ से देश के 17 राज्यों में आंधी तूफान का अलर्ट है। बीते दिन राजस्थान में भी 2 लोगों की मौत हो गई। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश समेत 6 राज्यों में 2 दिन बाद हीट वेव की चेतावनी है, लेकिन तब तक 1-2 दिन तक तो बारिश का माहौल बना रहेगा। कुछ अलग अलग राज्यों के हालात देखिए आप। मध्य प्रदेश भोपाल में बूंदाबांदी हुई। आधी रात को भी बारिश का अलर्ट जारी हुआ। एमपी के कई जिलों में बारिश के साथ ओले भी गिरे। 6 जिलों में आज भी आंधी चलने की संभावना है, तो सावधान रहिएगा। वहीं राजस्थान में भी देखिए आंधी बारिश की वजह से 2 लोगों की जान चली गई। अलवर में बिजली गिरने से एक महिला ने दम तोड़ा। सिरोही में पेड़ के नीचे दबी। जयपुर और सीकर में भी बारिश देखी गई। इधर उत्तर प्रदेश के हालात ऐसे हैं। लखनऊ में धूल भरी आंधी चली, खाना में पिच को ढका। फसल देख करके कई किसान रोने लग गए, क्योंकि किसानों की फसलें अभी वाकई में बहुत ज्यादा खराब हो चुकी हैं। मिर्जापुर में पीपा पुल भी बह गया और उत्तर प्रदेश के 17 शहरों में अभी भी बारिश का अलर्ट है। बिहार में भी कुछ ऐसे गंभीर हालात चल रहे हैं। बगहा नालंदा में ओले गिरे। बेगूसराय में टावर भी टूट गया। मुंगेर और गोपालगंज में आकाशीय बिजली गिरने से 2 लोगों की और जान चली गई। अगले 4 दिन तक बिहार में तो आंधी बारिश की संभावना बनी रहेगी। अगले 24 घंटों के दौरान बिहार के इन 4 जिलों में तो रेड अलर्ट है। पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सीवान और सारण, और बाकी इन जिलों में येलो अलर्ट भी है। वहीं देखिए पंजाब में भी बारिश के बाद अब 2 डिग्री तक बढ़ा तापमान। 16-17 तारीख को हीट वेव का अलर्ट है। फिर 18 के बाद से पंजाब में फिर से बारिश के आसार रहेंगे। हरियाणा में भी आज बादल छाएंगे, तेज हवाएं चलेगी। चंडीगढ़ में 12 तो अंबाला में 3 mm तक बारिश हुई। वहीं छत्तीसगढ़ में देखिए बिलासपुर, कोरबा समेत 5 जिलों में येलो अलर्ट है। हल्की आंधी बारिश की भी संभावना। 6 जिलों में बूंदाबांदी हो सकती है। और दोस्तों कल 15 अप्रैल को पूरे झारखंड राज्य में ओलावृष्टि और बारिश की भी चेतावनी है। साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से बदला मौसम। आज भी 18 जिलों में बारिश के आसार रहेंगे। पहाड़ी राज्यों की बात करें तो हिमाचल में देखिए सिकरा देवी, चांसल वगैरह में बर्फबारी हुई। हिमाचल के भी 7 जिलों में ओलावृष्टि का अलर्ट है। बाकी और भी अगले 24 घंटों के दौरान 2 दिन तक मौसम का हाल कैसा रहेगा, कुछ अलग अलग राज्यों के अपडेट आप देख सकते हैं। ओके, और चलिए दोस्तों मौसम के बाद कुछ मार्केट अपडेट्स पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए इस सप्ताह शेयर बाजार में उतार चढ़ाव का अनुमान रहेगा, क्योंकि ट्रंप टेरिफ और रिटेल महंगाई से लेकर कॉर्पोरेट अर्निंग्स तक कई सारे फैक्टर्स बाजार की चाल तय करेंगे। हालांकि बीते सप्ताह के दौरान भारत की टॉप 10 कंपनियों में से 5 की मार्केट वैल्यू 84,559 करोड़ रुपए तक बढ़ी। HUL टॉप गेनर रहा। इसका मार्केट कैप 28,700 करोड़ बढ़कर 5.5 लाख करोड़ हो चुका है। वहीं देखिए अमेरिका के ट्रंप टेरिफ युद्ध के बीच विदेशी निवेशकों ने अप्रैल में भारतीय शेयर बाजार से निकाले 31,000 करोड़ रुपए। और खबर आ रही कि अमेरिकी टेरिफ से वैश्विक व्यापार में 3% कमी आने की आशंका है। हालांकि फिर भी भारत को लाभ ही होगा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक लेवल पर कुछ मार्केट एक्सपर्ट्स ने भारत के लिए ये अच्छे संकेत दिए हैं। इधर व्यापार युद्ध के बीच चाइना ने अमेरिका से अपील की और कहा कि जवाबी टेरिफ को पूरी तरह से खत्म किया जाए। चीन सरकार ने अमेरिका की ट्रंप सरकार से ये गुजारिश की और कहा कि अमेरिका रेसिप्रोकल टेरिफ को पूरी तरह से खत्म करे। रेसिप्रोकल मतलब जैसे का तैसा टेरिफ। चाइना ने कहा कि जिसने शेर के गले में घंटी बांधी अब वही खोले। अमेरिका खुद अपनी गलती सुधारे। चीन के कॉमर्स मिनिस्ट्री की तरफ से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से ये अपील की गई। हालांकि एक दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने स्मार्टफोन, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को टेरिफ के दायरे से बाहर कर दिया, तो इससे अमेरिका को भी फायदा होगा, भारत को भी फायदा होगा। देखिए एक तो भारत से अमेरिका आईफोन और लैपटॉप भेजना अब चाइना से 20% सस्ता होगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने यह राहत दी और अमेरिकी सरकार ने नई पॉलिसी में संशोधन भी कर दिया है। वहीं
वहीं भारत में भी एप्पल फैंस के लिए गुड न्यूज रही, अब महंगे नहीं होंगे आईफोन्स, क्योंकि चिप मेकिंग मशीनों वगैरह इन पर भारी टैरिफ टैक्स में फिलहाल अमेरिका ने छूट देने का फैसला किया है। ओके, और चलिए दोस्तों मार्केट के बाद आगे बढ़ते हैं अब अपन खबरों में। देखिए एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है कि एंटीबायोटिक दवाओं का असर न होने की वजह से साल 2022 में दुनिया भर में 30 लाख से भी ज्यादा बच्चों की मौत हुई। एक नए अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन में ये डेटा सामने आया है। वहीं खबर है कर्नाटक सरकार ने राज्य में जाति जनगणना रिपोर्ट पेश की और इसके बाद पिछड़ा वर्ग आरक्षण को बढ़ाकर 51% करने की सिफारिश भी की है, जो कि अभी कर्नाटक में 32% आरक्षण है रिजर्वेशन, तो इसको बढ़ाकर 51% करने का प्लान कर रही है कर्नाटक सरकार, है ना। वहीं खबर देखिए बिहार की पहली मेट्रो का किराया 10 रुपए होगा, खाना भी मिलेगा, मेट्रो में 3 बोगी होगी, शॉपिंग भी कर सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही इस मेट्रो का इनॉग्रेशन करेंगे। बिहार राज्य की ये पहली मेट्रो पटना में मलाही पकड़ी से पाटलिपुत्र बस टर्मिनल के बीच चलेगी, क्योंकि दोस्तों यहाँ 19,500 करोड़ रुपए के मेट्रो प्रोजेक्ट के 6 स्टेशन पर ट्रैक बिछाने का काम लगभग पूरा हो चुका है और रिपोर्ट्स आ रही कि पीएम मोदी इसी साल 15 अगस्त को यहाँ मेट्रो का इनॉग्रेशन करेंगे, है ना। और इस मेट्रो में आप यूपीआई के जरिए भी टिकट वगैरह खरीद पाएंगे। पटना में टोटल 26 मेट्रो स्टेशन बनाए गए हैं, कॉरिडोर 1 में ये 14 स्टेशन होंगे। चलिए अगला अपडेट आ रहा, उत्तराखंड राज्य में बिना पंजीकरण के चल रहे अवैध मदरसों पर कार्रवाई जारी है। अब तक 173 मदरसों को सील किया गया। बीते दिन भी उत्तराखंड में बिना मान्यता के चल रहे 6 और मदरसे सील हुए हैं। अवैध मदरसों पर यूपी में भी कार्रवाई हो चुकी है, क्योंकि इस मामले पर सरकारों को सुप्रीम कोर्ट ने भी राहत दी थी, है ना। वहीं खबर है समुद्री डकैतियों के खिलाफ भारत और अफ्रीकी देशों का संयुक्त सैन्य अभ्यास भी शुरू हुआ और एक रिपोर्ट सामने आ रही कि भारत में अब तक 38% गेहूं की कटाई पूरी हो चुकी है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह डेटा जारी किया है। वैसे किसानों को लेकर एक चिंताजनक रिपोर्ट भी देखिए। गेहूं की फसल के लिए ओजोन प्रदूषण बेहद घातक है। किसानों की फसलों की पैदावार में 20% तक गिरावट आने की आशंका है, क्योंकि ओजोन परत पर जो छेद हो रहा है, गर्मी बढ़ रही है जलवायु परिवर्तन क्लाइमेट चेंज की वजह से, तो इससे किसानों की गेहूं मक्का और धान जैसी फसलों की उपज में कमी आ सकती है। यदि ओजोन प्रदूषण पर नियंत्रण नहीं किया गया तो आने वाले भविष्य के सालों में खेती की पैदावार बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। हालिया वैज्ञानिकों की रिसर्च में ये चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। वहीं देखिए महाराष्ट्र सरकार ने भी किसानों को लेकर कहा कि करीब 80% किसानों को अगले साल दिसंबर तक मुफ्त मिलेगी बिजली। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री फडणवीस सरकार ने यह बड़ा ऐलान किया है। और बड़ी खबर देखिए, भारत में पहली बार राज्यपाल की मंजूरी के बिना तमिलनाडु में 10 कानून लागू हुए हैं और इस पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन सरकार ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश ही इसका आधार है। और भूकंप पर बड़ी खबर देखिए दोस्तों, फिर से भूकंप के तेज झटकों से कांपा म्यांमार देश। 28 मार्च के बाद से लेकर अब तक सैकड़ों बार म्यांमार की धरती कांप चुकी है। आपको पता होगा दोस्तों, बीते महीने 28 मार्च को जो म्यांमार में 7.5 तीव्रता का भूकंप आया था, जिससे हजारों इमारतें गिर गई थी और 3000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी, राइट। तो उसके बाद बीते दिन फिर से भूकंप के झटके महसूस हुए म्यांमार में 5.5 तक की तीव्रता के, और ये झटके म्यांमार से लेकर भारत तक भी महसूस किए गए। भारत में हिमाचल प्रदेश के मंडी में भी 3.5 तीव्रता रही भूकंप की। हालांकि गनीमत रही कि जानमाल का ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। और अब खबर है कि भूकंप के बाद म्यांमार में जीपीएस सिग्नल भी जाम हुआ, तो भारतीय वायुसेना ने फिर भी राहत सामग्री पहुंचाई है। चलिए अगला अपडेट देखिए, केरल राज्य के लिए बड़े गर्व की बात है, राज्य की पहली आदिवासी लड़की एयर होस्टेस बनी। दिहाड़ी मजदूर की बेटी ने यह मुकाम पाकर न सिर्फ अपने घर परिवार का बल्कि पूरे राज्य का नाम रोशन किया। गोपिका गोविंद इनका नाम है। मेनी कांग्रेट्स इनको। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने लॉन्च किया व्हाट्सएप चैनल। सीधे मिलेगा हर अपडेट। आप आरबीआई के व्हाट्सएप चैनल से इन नंबरों के जरिए भी जुड़ सकते हैं, या इस क्यूआर कोड को भी अपने फोन में स्कैन करके, या व्हाट्सएप में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑफिशियल सर्च करके भी आप वेरीफाइड चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आरबीआई द्वारा जारी सभी अपडेट आपको इस व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से मोबाइल पर मिलते रहेंगे, ठीक है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए, सीजीएचएस कार्ड के नियमों में बदलाव हुआ है। सरकारी कर्मचारियों के लिए एक फायदे की खबर आ रही है। केंद्र सरकार में काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा अपडेट सामने आ रहा। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने सीजीएचएस यानी सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के नियमों में कुछ बड़ा बदलाव किया है। मंत्रालय द्वारा जारी नए दिशा निर्देश के मुताबिक अगर किसी सरकारी कर्मचारी के वेतन से सीजीएचएस के तहत नियमित रूप से मासिक अंशदान काटा जा रहा है, तो उसे सीजीएचएस सेवा कार्ड देना अनिवार्य है। भले ही उसने कार्ड के लिए आवेदन नहीं किया है, तो भी अब सरकारी कर्मचारियों को स्वास्थ्य मंत्रालय और संबंधित डिपार्टमेंट की तरफ से ये ऑफिशियली कार्ड जारी किया जाएगा, जिसके माध्यम से कर्मचारी सीजीएचएस सेवाओं का लाभ आसानी से ले पाएंगे, है ना। चलिए खबर देखिए, हरियाणा की मंडियों में पहुंचा 20 लाख टन से ज्यादा गेहूं, जबकि अब तक खरीद सिर्फ 11 लाख टन की ही हुई। तो अब हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों को भी चेतावनी दी है। वहीं देखिए झारखंड में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के लिए बड़ी अच्छी खबर आई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार ने बड़ा ऐलान किया और कहा कि झारखंड सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 50 इंटरनेट मीडिया इन्फ्लुएंसर की सेवा लेगी। सरकार उन्हें फॉलोवर्स के आधार पर 3 से 10 लाख रुपए तक का भुगतान भी करेगी। इस योजना पर टोटल 2.5 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। मतलब झारखंड के जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो झारखंड की प्रकृति, राज्य के टूरिज्म वगैरह को लेकर रील्स वगैरह बनाएंगे, वीडियो बनाएंगे, तो उनको अब राज्य सरकार प्रमोट करेगी, उन्हें इनाम भी देगी, है ना। वहीं झारखंड स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी एक नई एडवाइजरी जारी की गई। एक बड़े फर्जीवाड़े को लेकर आम जनता से अपील की गई, जिसमें कहा गया कि झारखंड में ई औषधि नाम से फर्जी वेबसाइट बनाकर नौकरी के नाम पर ठगी की जा रही है। तो ऐसे फर्जी विज्ञापनों से सावधान रहें, खास करके युवा ध्यान रखें, क्योंकि बेरोजगार युवा अक्सर नौकरी पाने के चक्कर में जल्दबाजी
जल्दबाजी में फर्जी वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर देते हैं, फिर उनके साथ ठगी हो जाती है ना। तो आप सावधान रहें, अलर्ट रहें। चलिए खबर देखिए, एम्स हॉस्पिटल में इलाज कराना अब और भी आसान होगा, क्योंकि ऑनलाइन आपको सारी जानकारी मिल पाएगी। ओपीडी की टाइमिंग से लेकर वेटिंग लिस्ट की जानकारी अब आपको एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन अवेलेबल होगी, है ना। वहीं खबर देखिए, पीएम आवास योजना में अब अधिकारी नहीं कर पाएंगे लापरवाही। बीडीओ के फरमान के बाद हरकम समझ गया। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना को लेकर समीक्षा बैठक हुई और इस बैठक में इस योजना पर काम में कम प्रगति, धीमी रफ्तार पर बिहार के बीडीओ की तरफ से अधिकारियों को सख्त निर्देश भी दिए। लक्ष्य को जल्द से जल्द पूरा करने का आदेश जारी हुआ। वहीं खबर है, नेपाल की सीमा से लगे सरकारी स्कूल में अब रोबोट बच्चों को सिखाएंगे एबीसीडी। उत्तराखंड के झाझर चिंगरी विद्यालय की तरफ से एक नवाचार किया जा रहा। प्रिंसिपल ने अपने दम पर यह इंतजाम किया। चलिए खबर आ रही, दिल्ली में 55 लाख गाड़ियां अब अवैध घोषित होगी। पार्किंग और फ्यूल पर भी प्रतिबंध लगेगा। दिल्ली सरकार की तरफ से नए दिशा निर्देश जारी किए गए, जिसमें सरकार ने पुरानी हो चुकी गाड़ियों के प्रबंधन को लेकर ये नई गाइडलाइन जारी की है। 10 साल से पुरानी डीजल और 15 साल से पुरानी पेट्रोल और सीएनजी गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन अब रद्द किया जाएगा, है ना। इसके अलावा दोस्तों, दिल्ली की सड़कों पर ई रिक्शा चलेंगे या बैन होंगे, इसको लेकर भी दिल्ली सरकार नई ईवी पॉलिसी में एक बड़ा फैसला लेने जा रही है। दिल्ली सरकार नई ईवी नीति के तहत ई रिक्शा के अवैध संचालन पर शिकंजा कसेगी, मतलब कि बिना रजिस्ट्रेशन के जो इलेक्ट्रिक रिक्शा वगैरह चल रहे हैं उन पर प्रतिबंध लगाया जाएगा, है ना। वहीं खबर देखिए, दिल्ली के स्कूलों के लिए भी नया एकेडमिक कैलेंडर जारी हुआ। समर वेकेशन इस डेट से स्टार्ट होंगे। शैक्षणिक सत्र को लेकर भी दिल्ली शिक्षा विभाग ने अपडेट जारी कर दिया। तो ये कुछ छुट्टियों वगैरह की जानकारी आप देख सकते हैं। नया सत्र 1 अप्रैल से स्टार्ट माना जाएगा। और वह देखिए, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी सिंह ने भी कहा कि मुख्यमंत्री के पति का सरकार चलाना खतरनाक हो सकता है। उन्होंने एक मीटिंग की फोटो शेयर की, जहां अभी दिल्ली के वर्तमान सीएम रेखा गुप्ता के पति भी साथ मौजूद थे। हालांकि बीजेपी ने कहा कि पत्नी का साथ देना सामान्य बात है। तो ये भी राजनीतिक चर्चाएं चल रही है। वह देखिए, दिल्ली सरकार ने निवेशकों को भी बड़ा तोहफा दिया। सिंगल विंडो सिस्टम लाने की तैयारी की जा रही है, जिससे दिल्ली में अब कारोबार करना और भी आसान होगा। इसी साल जून महीने तक ये सुविधा शुरू होने की संभावना है। एक नया पोर्टल शुरू किया जाएगा, है ना। चलिए खबर देखिए, पंजाब पुलिस को बड़ी सफलता मिली। 10 लाख के इनामी आतंकी गोल्डी ढिल्लो के 2 गुर्गे गिरफ्तार हुए। 3 किलो आईईडी भी बरामद हुआ। खबर है, बिहार के स्कूलों में भी नैतिक शिक्षा पर अब विशेष ध्यान दिया जाएगा। शिक्षा विभाग की तरफ से नई गाइडलाइन जारी की गई है, जहां बच्चों को नैतिक मूल्य, सामान्य जीवन के बारे में बातें सिखाई जाएगी, है ना। और देखिए, उड़ीसा में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने एम्स भुवनेश्वर में सेंट्रल रिसर्च लेबोरेटरी का उद्घाटन किया। भविष्य में स्किन बैंक खोलने की भी घोषणा की। और खबर है, जर्मनी देश के बवेरिया राज्य के मिनिस्टर प्रेसिडेंट मार्कस सोडर ने नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात की। इस दौरान भारत जर्मनी के बीच आपसी संबंधों और सहयोग पर भी चर्चा हुई। और देखिए, भारत रूस के राजनयिक संबंधों की 78वीं वर्षगांठ को लेकर भी नई दिल्ली में एक साइकिल रैली का आयोजन हुआ। और असम राज्य में निवेश को लेकर बड़ी अच्छी खबर आ रही है। जीत अदानी ने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा से मुलाकात की। 50,000 करोड़ के निवेश को लेकर चर्चा हुई। अदानी ग्रुप के निदेशक हैं ये जीत अदानी। वहीं इजराइल हमास जंग पर बड़ी खबर देखिए, इजराइल ने सेंट्रल गाजा में हवाई हमले किए। मिसाइलों से अस्पताल को निशाना बनाया। हमले में इमरजेंसी वार्ड भी तबाह हुआ। इधर रूस यूक्रेन जंग पर भी खबर आ रही है कि रूस ने यूक्रेनी शहर पर एक बार फिर से बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया, जिसमें 21 लोगों की मौत हो गई। सड़क पर शव बिखरे नजर आए। लगातार दूसरे दिन भी हवाई हमले जारी रहे। और दावा किया जा रहा दोस्तों कि बीते दिन रूस ने यूक्रेन में भारतीय गोदाम पर भी मिसाइल अटैक किया। यूक्रेन बोला कि रूस जानबूझकर भारतीय कंपनियों को निशाना बना रहा है। चलिए खेल समाचार पर खबर है दोस्तों, 19वें ओवर में 3 लगातार रन आउट से जीती एमआई। दिल्ली कैपिटल्स को 12 रन से हराया। कर्ण शर्मा को 3 विकेट भी मिले। वहीं खबर है, अब हिमाचल प्रदेश में भी स्क्रैप करवा सकेंगे गाड़ी। सोलन और हमीरपुर में क्रियाशील हुए सेंटर। बड़ी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में अब भुगतान के बाद ही डिस्टिलरी से निकल पाएगी शराब। आबकारी विभाग की तरफ से यह नया नियम जारी किया गया। शराब की